Hello, Namaskar, and a very warm welcome to this second edition of the video lecture on money bills and financial bills. हमने पिछले वीडियो में मनी बिल क्या होता है, हाउ इट इज़ पास्ड, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर मनी बिल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पीकर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिकल 110G और मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास क्या पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत आराम से समझी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सेंड मी योर सजेशंस हाउ आई कैन डू बेटर। इस सेकेंड एडिशन ऑफ दिस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मनी और फाइनेंशियल बिल्स की। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यू शुड गो एंड फर्स्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑन मनी बिल, क्योंकि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स का जो हमारा डिस्कशन है वो एक कंटिन्यूड डिस्कशन है, इसलिए आपको मनी बिल की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप उसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 से। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक then you should go and watch it and then come back to this video, and those who have already watched the first video on money bills, you are very welcome to this second and final edition of the discussion on money and financial bills. So let's, without any much delay, let's start the topic. Now when we talk about today's class, let's have just a brief brief trailer of what we are going to see. We are going to see in a lot of detail, as to how money bills, financial bills are passed, what exactly comes under financial bill, that is 117(1). Then we would see what exactly comes under financial bill 2, which is 117(3), and then obviously as a summary of the entire topic, we will do a very point-wise comparison of money bills एंड फाइनेंशियल बिल्स। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि 117 क्लॉज ए के तहत जो बिल्स आते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल बिल 1 कहते हैं वो अपने आप में क्या है और वो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 2 से कैसे अलग है। फिर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल बिल 2 जिसे हम 117(3) कहते हैं, 117(3) क्लॉज से वो आते हैं, वो मनी बिल और 117(1) से कैसे अलग है। और सिंस अब हम 3 बिलों की बात कर रहे हैं, तीनों के तीनों आपस में काफ़ी सिमिलर हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो एक समरी कंपैरिजन जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि क्या क्लॉजेज हैं जो स्पेसिफिकली मनी बिल में हैं, क्या हैं जो 117(1) में हैं और क्या हैं जो 117(3) में हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जो बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित होता है, इस वीडियो के बाद आपके लिए ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले कैटेगरी की बात करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं 117(1) की, इन्हीं को हम FB1 या फाइनेंशियल बिल 1 कहते हैं, इन्हीं को हम फाइनेंशियल बिल 1 कहते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 ये टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको फाइनेंस बिल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल ये क्या होता है, ये बजट के क्लास में या बजट के वीडियो सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 की बात की जा रही है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड हैं मनी बिल से। फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल ये मनी बिल का एक दूसरा क्लासिफिकेशन है और इसको हम अलग से देखेंगे। सो यहाँ पे याद रखिएगा टर्म है फाइनेंशियल बिल, not finance bill. Finance bill is something else. We would see it sometime later. So in the first category are bills which inter alia contain provisions attracting article 101A to 101A to F, ठीक है। इन बिल्स को हम 117(1) के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इस बिल्स के बारे में, इस बिल में क्या कंटेंट है हम अभी और समझेंगे। देखिए, जो फाइनेंशियल बिल 1 लाया गया और फाइनेंशियल बिल 2 लाया गया, ये बिल लाए क्यों गए पहले इसको समझते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, जो भारत सरकार की जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स हैं, ये प्रोविजन रखा गया कि मोस्ट ऑफ सच सिचुएशंस, मोस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ विल बी हैंडल्ड बाय मनी बिल इटसेल्फ। यानी हमारे संविधान में ये माना गया कि जो भारत सरकार की जो भी वित्तीय ज़रूरतें हैं उनका ज़्यादातर जो भार है वो मनी बिल पर ही डाला जाएगा। बट यदि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन अराइज करती है जो कि मनी बिल यानी आर्टिकल 110 हैंडल नहीं कर पाता है,
उन हालातों को हैंडल करने के लिए, उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमने दो अलग कैटेगरीज बनाई, वो है फाइनेंशियल बिल 1 117(1) और फाइनेंशियल बिल 2 117(3). यानी फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 आर provisions which are created to handle unforeseen new conditions which प्रॉपरली कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय आर्टिकल 110। यानी ये पहला चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब मनी बिल है ही तो फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी। यदि कोई ऐसा प्रोविजन, यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि एग्जिस्टिंग आर्टिकल 110 से डील ना हो रही हो, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डूइंग द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड एडिंग न्यू कंडीशन टू आर्टिकल 110, इतना लंबा चौड़ा रूट लेने से ज़्यादा आसान है कि हम ऐसी एक्सीजेंसीज, ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए दो ओपन एंडेड बिल्स क्रिएट कर दें, जिन्हें हम फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 कहते हैं। यानी मोटा मोटा आपको ये समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो 117(1) और 117(3), 117(1) और 117(3) जो ये प्रोविजंस हैं, दे आर सपोर्टिव प्रोविजंस टू आर्टिकल 110। व्हाट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय आर्टिकल 110 विल इवेंचुअली गेट हैंडल्ड बाय 117(1) और 117(3। बिटवीन आर्टिकल 110, 117(1) एंड 117(3) अगर इन तीनों को साथ में लेके देखा जाए तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैंडल नहीं कर पाएगा। जो लोकसभा का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, जो इंडिया का पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, क्योंकि 95% कंडीशंस को, तो सिचुएशंस को हम मनी बिल के आर्टिकल 110 से ही देख लेते हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ बच गया, अनफोर्सीन कंडीशंस आ गई, उनको हैंडल करने के लिए 117(1) है और 117(3) है। यानी ये जो बिल है, ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्वर या जो बैकअप मैकेनिज्म है, व्हाट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय आर्टिकल 110 विल इवेंचुअली गेट हैंडल्ड बाय फाइनेंशियल बिल 1 117(1) एंड फाइनेंशियल बिल 2 117(3). ठीक है। नाउ इन बिल्स का कंटेंट क्या है, अगर हम बात करें, अगर 117(1) की हम बात कर रहे हैं, तो ये बिल एग्जैक्टली जो मनी बिल है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बिल है जिसके अंदर आर्टिकल 110 के प्रोविजंस हैं, मगर जिस मैटर को वो डील कर रहा है उस मैटर की वजह से ऐसी मजबूरी आ गई है कि कुछ जनरल प्रोविजंस भी ऐड करने पड़ेंगे, उन जनरल प्रोविजंस को ऐड करते ही वो मनी बिल नहीं रह जाएगा, वो मनी बिल 117(1) बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं इलिस्ट्रेट करके एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक मनी बिल है, ये एक मनी बिल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110 है। ठीक है। मगर जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम लॉ बना रहे हैं, वहाँ ये महसूस किया गया कि उसमें हमें कुछ जनरल प्रोविजंस भी डालने पड़ेंगे। पर जैसे ही हम जनरल प्रोविजंस डालेंगे, जो बिल है वो अब मनी बिल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जनरल प्रोविजंस ऐड हो गए हैं। तो इस बिल को हम क्या कहेंगे? इस बिल को हम FB1 कहेंगे। इसको हम कहाँ पाएंगे? इसको हम आर्टिकल 117(1) में पाएंगे। यानी आर्टिकल 110 प्लस जनरल प्रोविजंस, आर्टिकल 110 प्लस जनरल प्रोविजंस, ये है आपका फाइनेंशियल बिल 1। यानी अगर उस बिल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 से प्रोविजंस आए होते तो वो मनी बिल होता, मगर उसमें हमने जनरल प्रोविजंस जोड़ दिए तो अब वो मनी बिल नहीं रह गया, वो 117(1) में आ जाएगा। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए ये 100% प्योर मिल्क की ग्लास है, 100% दूध है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। अब ये आर्टिकल 110 के तहत है, मगर मेरी कोई ऐसी मजबूरी है कि इसमें मुझे थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा। मैंने इसमें थोड़ा पानी जैसे ही मिलाया, जो कि जनरल प्रोविजन है, ये बिल अब ये जो ग्लास है, जब इसमें मैंने जनरल प्रोविजंस मिला दिए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 100% दूध की ग्लास है? नहीं, अब इसमें पानी भी मिल गया है। अब ये दूध और पानी के मिक्सचर की ग्लास है, ये FB1 बन गया है। ये अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। द मोमेंट यू मिक्स जनरल प्रोविजंस, एनी प्रोविजन विच इज आउटसाइड आर्टिकल 110, the moment it gets added to the bill loses its money bill character and transforms itself into 117(1) which is called financial bill 1. यानी
any bill which is dealing with provisions of Article 110 along with some general provisions, that bill will be called Financial Bill 1. Any bill which is dealing exclusively with Article 110 provisions, that will be money bill. But the moment you remove away the exclusivity, the moment you add even one provision which is not under Article 110, it becomes a Financial Bill 1. इसको फिर थोड़ा मैं दोबारा आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. If there is any bill which has just the provisions of Article 110, it's a money bill. If the same bill has provisions of Article 110 plus general provisions, then it will be called FB1 or it will be coming under 117(1). ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. मुझे लगता है कि इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सीधा समझ लीजिए, मनी बिल जो होता है दूध का प्योर 100% ग्लास होता है. जैसे ही उसमें आपने एक बूंद भी पानी डाला, एक भी जनरल प्रोविजन मिलाया, वो 117(1) बन जाएगा, फाइनेंशियल बिल 1 बन जाएगा. आगे देखते हैं फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में. फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में देखते हैं कि FB2 किसको कहते हैं. ये भी कुछ उसी तरह की कहानी है. इन द सेकंड कैटेगरी आर दोज बिल्स which inter alia contain provisions which would on enactment involve expenditure from the Consolidated Fund of India. Such bills are categorized as financial bills under Article 117(3) of the Constitution. Such bills can be introduced in either house of the parliament. इस पे दोबारा बाद में बात करेंगे कि वो कैसे पास होते हैं. फिर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि 117(3) का क्या सिनेरियो है. 117(3) का क्या सिनेरियो है. देखिए, आर्टिकल 110 कवर्स मोस्ट ऑफ द कंडीशनैलिटीज और एक्सीजेंसीज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. यानी अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो जो आर्टिकल 110 है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए ज़्यादातर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट होता है. यानी अगर हम इस बिल की बात करें तो ये मोर और लेस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको पूरी तरह से हैंडल कर लेता है. बट यदि फ्यूचर में कोई ऐसा नई सिचुएशन आ जाए जिसका वास्ता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो हो मगर वो मनी बिल से कोई सरोकार न रखता हो, ऐसे में आप क्या करेंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पर्टेनिंग टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड बाय द सेवरल क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 110. Most of the things which can arise in context of Consolidated Fund of India कि जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हैं, हमने कोशिश की है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर हैं और जो भी प्रोसेस हैं, हम उनको 110 आर्टिकल जो है उससे संभाल लें. बट यदि फ्यूचर में कोई ऐसी नया एक्सपेंडिचर, कोई नई सिचुएशन अराइज करती है जो कि आर्टिकल 110 अपने आप में हैंडल नहीं कर सकता मगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को टच कर रही है, तो हम क्या करेंगे. ऐसे स्पेशल सिचुएशंस के लिए हमने आर्टिकल 117(3) लाया है. कहने का मतलब ये है कि ये बिल भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जुड़ा हुआ है विद एक्सेप्शन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय द आर्टिकल 110. यानी CFI को 2 बिल टच करते हैं. 99% सिचुएशंस में CFI का काम मनी बिल से हो जाता है. यदि कोई ऐसा मुद्दा आ गया जो कि मनी बिल हैंडल नहीं कर पा रहा है CFI से जुड़ा हुआ, तो उसको फाइनेंशियल बिल 2 या 117(3) जो है वो संभाल लेगा. 117(3) उसको संभाल लेगा. यानी अगर आप मेरा जो पिछला एग्जाम्पल था 110 जो है वो प्योर 100% दूध का एक भरा हुआ ग्लास है. उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाया, वो 117(1) बन जाता है. वो 117(1) बन जाता है क्योंकि अब वो आर्टिकल 110 के प्रोविजन तो रखता ही रखता है, वो अब जनरल प्रोविजंस की भी बात कर रहा है. और यदि कोई बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तो बात कर रहा है मगर उसका 110 से कोई रिश्ता नहीं है, उस बिल को हम 117(3) मानेंगे. यानी पहला ग्लास जो आर्टिकल 110 का है वो मनी बिल कहलाएगा. दूसरा ग्लास जिसमें 110 प्लस जनरल प्रोविजंस होंगे वो फाइनेंशियल बिल 1 कहलाएगा, 117(1). और एक तीसरा ग्लास
जो कि CFI से जुड़ा है, CFI की बात कर रहा है, मगर उसको आर्टिकल 110 के प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है, वो है 117(3) या FB2। यानी CFI से जुड़े हुए दो बिल हैं, एक है 110 और एक है 117(3). पहला ग्लास दूध का पूरा भरा हुआ, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, जनरल प्रोविजंस मिलाए, वो FB1 हो गया। और 110 को छोड़ के 110 को छोड़ के CFI से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को हैंडल करने वाला जो बिल है वो 117(3) हुआ, यानी बिना दूध की चाय। बिना दूध की चाय, ये दूध भरा ग्लास, ये दूध और पानी और चाय पत्ती के साथ हमने चाय बनाई, और यहाँ भी चाय है मगर उसमें दूध नहीं है, यानी आर्टिकल 110 नहीं है। 110 को अगर हम दूध समझ लें तो पूरे दूध का ग्लास है मनी बिल, उसमें कुछ भी और नहीं हो सकता। मनी बिल में जब हमने जनरल प्रोविजंस मिला दिए, यानी चाय, चीनी, शक्कर मिला दिया, तो वो FB1 हो गया। और अगर हमने बिना दूध की चाय बनाई, यानी सब कुछ है, चाय, चीनी, शक्कर सब कुछ है, मगर 110 के प्रोविजन नहीं है, दूध नहीं है, तो बिना दूध की चाय होगा FB2। याद रखिएगा, पूरा ग्लास दूध मनी बिल, दूध की चाय जिसमें पानी, चीनी, शक्कर है FB2, और बिना दूध की चाय FB3। यानी सब कुछ है, बस 110 के प्रोविजन नहीं है। और ये जो दूध की चाय है ये CFI से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा, CFI से डील करने वाला बिल जो 110 के बियॉन्ड है वो है आपका 117(3) FB2। यानी any bill, any provisions which are related to CFI but which are not already covered by Article 110, they would fall under 117(3). 2 मिनट में इस पर थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूँगा। 110 मेन सपोर्टिंग बिल है। 110 में अगर कोई मजबूरी आ गई और जनरल प्रोविजंस ऐड करने पड़े, वो FB1 बन जाएगा। 110 अपने आप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी है, मगर यदि कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ गया जहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ कोई काम है जो कि 110 हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड बैकअप इंजन हमारा है 117(3) FB2। FB2 और FB1 में क्या फ़र्क है? FB1 जो है वो 110 प्लस जनरल प्रोविजन है। FB2 जो है वो 110 को हटा दीजिए मगर अभी भी CFI से जुड़ा हुआ है, तो वो बिल है FB2। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका है 100% दूध यानी 100% 110 प्रोविजन, ओनली एंड ओनली 110 प्रोविजंस, मनी बिल। 110 प्लस जनरल प्रोविजंस, दूध के साथ चीनी, शक्कर और चाय पत्ती, 117(1) FB1। और यदि दूध हटा के बाकी सबको रखना है तो CFI से जुड़ा हुआ वो बिल जो कि 110 को छोड़ के सारी चीज़ें उसके साथ कर रहा है, वो है FB2 117(3). कुल मिला के what we are seeing is that through 110 most of the situations are covered. If we need to mix general provisions, 117(1), and if we come across a situation where it is related to CFI but is not covered by 110, then that's FB2 और 117(3). चलिए, अब थोड़ा सा इनके ऊपर अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन बिल्स का कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स वाले काफ़ी सारे सवाल आपके फंस सकते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहली बात, मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के तहत आता है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो आर्टिकल 117(1) के तहत आता है। यहाँ पे थोड़ा एरर है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल व्यवधान हो रहा है। यहाँ पे आप इसको कृपया फाइनेंशियल बिल पढ़िए, फाइनेंस बिल नहीं कहा जाएगा, ये फाइनेंशियल बिल है। तो फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो 117(1) कहा जाता है। फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो अपना एग्जिस्टेंस 117(3) में पाया जाता है। नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, आर्टिकल 110 मनी बिल, 117(1) फाइनेंशियल बिल 1, 117(3) फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, आगे देखते हैं। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के प्रोविजंस के डील करता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइनेंशियल बिल 1, दे कंटेन नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 यानी मिल्क प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन ऑल्सो, वाटर ETC। वही एग्जाम्पल को मैं बार बार आपके सामने ला रहा हूं कि 110 के जुड़े हुए प्रोविजंस तो होंगे ही होंगे, 110 के अलावा जनरल प्रोविजंस भी होंगे। ये है FB1। FB2 को देखिए तो दे कंटेन प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट
दोज प्रोविजंस विच आर नॉट ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 102। चाय तो पीनी है मगर दूध नहीं चाहिए, दूध को हटा दो, बाकी जो कुछ भी बचा वो FB2 में आ जाता है, ठीक है। सो दे कंटेन प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 110। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मनी बिल जो है इसके इंट्रोडक्शन के लिए आपको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। राष्ट्रपति महामहिम की प्रायर परमिशन के बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा, FB1 के साथ भी ये कंडीशन वैलिड है, यानी FB1 के इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। क्या FB2 के लिए भी चाहिए? नहीं, FB2 थोड़ा ज़्यादा आज़ाद है इस मामले में। देखिए, आप मनी बिल से जैसे जैसे फाइनेंशियल बिल 1 और 2 की तरफ बढ़ेंगे, वो खुद ब खुद फाइनेंशियल बिल 1 और 2 अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी बिल की तरफ ढकेलेंगे। यानी मनी बिल सबसे अलग है, FB1 थोड़ा मनी बिल की तरफ झुका हुआ है बट ऑर्डिनरी कंपोनेंट होगा, FB2 उससे भी ज़्यादा ऑर्डिनरी की तरफ झुका हुआ है। यानी इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्पेक्ट्रम, मनी बिल, FB1, FB2, ऑर्डिनरी बिल। तो FB2 मनी बिल जैसे का कम रिश्तेदार लगता है, ऑर्डिनरी बिल का ज़्यादा बड़ा रिश्तेदार लगता है। FB1 मनी बिल का ज़्यादा बड़ा रिश्तेदार लगता है, ऑर्डिनरी बिल का कम लगता है। यानी मनी बिल के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड, यस। FB1 के लिए to introduce this bill, the recommendation of president is required, yes. But in financial bill 2, to introduce this bill, recommendation of president is not required, ठीक है। बड़े दोनों भाइयों को वो इंट्रोड्यूस होने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, FB2 को इंट्रोड्यूस होने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन चारों में से कौन सा बिल है जो कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर करता है, आपके ऑप्शंस हैं मनी बिल, FB1, FB2 और ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल और FB1 दे रिक्वायर, ऑर्डिनरी बिल और FB2 दे डू नॉट रिक्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनी बिल इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये लॉजिक मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि वो क्यों सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसी तरह फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, मगर FB2 जो है उस पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी FB2 जो है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसको एक क्वेश्चन की तरह समझें, विच ऑफ दीज बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? मनी बिल, FB1, FB2, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, FB1 राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, FB2 हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है, ठीक है। तो FB2 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तीसरी चीज, राज्यसभा डज नॉट हैव पावर्स टू अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। ये पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को रोकने या रिजेक्ट करने का। फाइनेंशियल बिल 1 के केस में भी यहां से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक बार याद रखिए, FB1 जो है वो मनी बिल बनना चाहता है बट वो पूरी तरह मनी बिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 100% दूध का ग्लास नहीं है, उसमें पानी मिल चुका है, तो उसको वो इज्जत और वो हैसियत जो मनी बिल को मिलती है वो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि मनी बिल और FB1 में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सिर्फ 2 स्टेज तक है। एक कि दोनों के दोनों को प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए इंट्रोड्यूस होने के लिए, और दूसरा दोनों अपनी जर्नी लोकसभा से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक यानी नीडिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन and the condition that it can be introduced only in Lok Sabha. Up till this point, FB1 is exactly similar like money bill. But after this point, it becomes an ordinary bill. यानी एक बार उसकी 2 मांग है कि वो खुद जानता है कि मैं मनी बिल नहीं हूँ, बोलता है मुझे मनी बिल जितनी इज्जत पहले 2 दिन के लिए दे दो, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और ओनली इंट्रोडक्शन इन लोकसभा। एक बार ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, मैं अपनी लेवल पे आ जाऊंगा, मैं ऑर्डिनरी बिल बन जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा विल हैव पावर्स टू अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल 1। राज्यसभा अब बोलेगी हाँ अब मैं ताकतवर हो गई हूँ, नाउ आई हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल 1। सेम गोज विद FB2, राज्यसभा हैज द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल 2।
तो सवाल ये उठता है कि अगर FB2 को अगर हम देखें तो FB2 तो अभी तक कोई भी स्पेशल क्लॉज नहीं ले गया है। FB2 के पास अपने आप को ऑर्डिनरी बिल से अलग रखने की एक ही कंडीशन है, वो ये है कि द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड सो दैट द बिल कैन बी कंसीडर्ड बाय द हाउसेज। यानी FB2 के केस में चाहे वो बिल लोकसभा से शुरू हो चाहे वो राज्यसभा से शुरू हो, उसको प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, वो राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। एक ही कंडीशन है जो FB2 को पूरी तरह ऑर्डिनरी बिल बन जाने से बचाती है, वो ये है कि जब भी वो बिल हाउस के पास पहुंचेगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना हाउस उस बिल पे डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। यही एक कंडीशन है जो FB2 और ऑर्डिनरी बिल के बीच में खड़ी है। यानी FB2 किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा उसको अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, और अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना तो जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, और स्पीकर के सर्टिफिकेट की जो की बात है वो यहाँ पे नहीं लागू होती। यानी FB2 फॉर ऑल पर्पस इज एन ऑर्डिनरी बिल एक्सेप्ट दैट a special recommendation of president is required before the house considers the bill. With the exception of this clause, FB2 for all purpose is a ordinary bill. So money bill does not have the power, Rajya Sabha, in case of money bill, Rajya Sabha does not have the power to amend or reject the money bill. ये clear है, हमने पहले पढ़ लिया था। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल बिल्स की बात करें, फाइनेंशियल बिल्स के रेस्पेक्ट में याद रखिएगा राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, वो अमेंड भी कर सकती है, वो रिजेक्ट भी कर सकती है। 14 दिन का क्लॉज उस पर नहीं लागू होता है। सो इन दिस रिस्पेक्ट फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 आर इक्वल। इन बोथ सिनेरियोज राज्यसभा हैज द पावर टू अमेंड और टू रिजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी बिल, टू रिजॉल्व द डेडलॉक ऑन मनी बिल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। आर्टिकल 108 मनी बिल की कोई मदद नहीं कर पाएगा। मनी बिल पे राज्यसभा का कोई से नहीं होता एज सच सब्सटेंशियली। मनी बिल पे लोकसभा इफ इट हैज पास द बिल देन द बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, याद रखिए जैसा मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल बिल 1 के केस में प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। यही दो कंडीशन है जो उसको थोड़ा हैसियत देती है। इसके बाद वो पूरी तरह से ऑर्डिनरी बिल है। यानी अगर एक FB1 प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस हुआ, और इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ? लोकसभा में हुआ, उसके बाद वो ऑर्डिनरी बिल बन जाता है। यानी क्या FB1 पे ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि अब वो ऑर्डिनरी बिल है। क्या FB2 पे ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैंने कहा कि सिर्फ एक ही कंडीशन को छोड़ के वो हर एस्पेक्ट में वो जो है वो एक ऑर्डिनरी बिल है। सो फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2, इन बोथ सिनेरियोज देयर इज प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। To resolve the deadlock on Financial Bill 1, President can summon a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Similarly, to resolve the deadlock on Financial Bill 2, President can summon a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha. इनकी तो हालत वैसे भी खस्ता है। इनके पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि whenever the House has to take the bill for consideration, a special recommendation of president is required. इस हालत को छोड़ के बाकी हर मामले में ये ऑर्डिनरी बिल है, और अगर ये हर मामले में ऑर्डिनरी बिल है मतलब इन पर ज्वाइंट सिटिंग होगी। और FB1 मैंने पहले ही कहा था कि प्रायर परमिशन और इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, द मोमेंट यू हैव फुलफिल्ड दीज टू कंडीशंस देन इट बिकम्स एन ऑर्डिनरी बिल। यानी इन पर भी ज्वाइंट सिटिंग वैलिड है। मनी बिल पर ज्वाइंट सिटिंग वैलिड नहीं है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, मनी बिल के केस में देखते हैं, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड दैट डिसीजन इज फाइनल। मैंने फिर ये कहा, फिर मेरा पहला रूल समझिए कि FB1 के दो कंडीशंस हैं, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट और इंट्रोडक्शन इन लोकसभा। FB2 की सिर्फ एक कंडीशन है, यानी इनकी सिर्फ दो डिमांड्स हैं, इनकी सिर्फ एक डिमांड है। वो दो डिमांड फुलफिल हुई, इनकी एक डिमांड फुलफिल हुई, उसके बाद ये ऑर्डिनरी बिल बन जाते हैं। अगर वो ऑर्डिनरी बिल बन गए, मतलब FB1 के केस में प्रायर परमिशन ले ली गई प्रेसिडेंट से और लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके बाद वो ऑर्डिनरी बिल बन गया है। अगर वो ऑर्डिनरी बिल बन गया तो स्पीकर के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी FB1 के केस में द बिल डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द स्पीकर टू क्लासीफाई इट एज अ फाइनेंशियल बिल। ये प्रेरोगेटिव सरकार का है कि वो फाइनेंशियल बिल के तौर पर इसे इंट्रोड्यूस करे, स्पीकर को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से FB2 के केस में भी यहाँ तो और आसान है समझना, एक ही इनकी हालत, एक ही कंडीशन ही थी, वो फुलफिल है, अब ये ऑर्डिनरी बिल है, तो दिस बिल ऑल्सो विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द स्पीकर टू क्लासीफाई इट एज अ फाइनेंशियल बिल
टू, यानी स्पीकर का जो भी प्रेरोगेटिव है सर्टिफिकेशन का वो लिमिटेड टू मनी बिल है। स्पीकर हैज़ नो रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू मनी FB1 और FB2। FB1 एंड FB2 के केस में न सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है और ना ही सर्टिफिकेशन का पावर है स्पीकर के पास। आइए आगे बढ़ते हैं। मनी बिल इज़ अ गवर्नमेंट बिल। मनी बिल इज जनरली अ गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल्स जनरली इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते क्योंकि वो पास नहीं होंगे, बिकॉज प्राइवेट मेंबर बिल विल नॉट हैव द मेजॉरिटी सपोर्ट। जो FB1 और FB2 है, जो FB1 और FB2 है उसको आर्टिकल 110 के बाहर माना जाता है, इसीलिए एक्सेप्शन ऑफ द टू स्पेशल कंडीशंस, उनका जो प्रोसीजर है वो ऑर्डिनरी बिल वाला ही है, यानी इनको मनी बिल की कैटेगरी के अंदर नहीं माना जाएगा। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 110 से जुड़ा हुआ है। 117(1) और 117(3) जो हैं इनको फाइनेंशियल बिल्स बोला जाता है, और विद द एक्सेप्शन ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर ऑल पर्पस दे आर टू बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल। चलिए यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि आपका फाइनेंशियल बिल 1, 2 और मनी बिल में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार एक समरी में रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 से आ रहे हैं वो मनी बिल होगा। अगर 110 में कोई जनरल प्रोविजंस मिक्स कर दिए वो FB1 होगा। अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि CFI से नाता रखता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नाता रखता है, मगर वो आर्टिकल 110 के अंदर नहीं आता है, तो वो FB2 से डील होगा। 100% 110 दूध की गिलास मनी बिल, दूध में थोड़ा पानी जनरल प्रोविजंस चाय चीनी शक्कर मिलाया और चाय बना दी FB1। और अगर आपको बिना दूध की चाय पीनी है 110 को हटा दिया, बाकी सारे जनरल प्रोविजंस जो कि CFI से जुड़े हुए हैं वो अभी भी हैं, यानी बिना दूध की चाय FB2, जिसे हम 117(3) कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा बेटर हो गया होगा कि FB1, FB2 और मनी बिल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और आने वाले जो वीडियो सीरीज़ है उसमें आई इंटेंड टू कवर कि व्हाट इज़ द इंटायर बजट मेकिंग प्रोसेस, आराम से इसको समझेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, और फाइनली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है और वो कैसे ऑपरेट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप यू हैड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई सर्टेनली डिड हैव द सेम। So on this note, I would end the video lecture, and a very good day to you, and God bless you all. Thank you so much.